जब यह बलिया में आयल है तो ऐसे ही जोश हमें बलिया के धरती पर देखे के मिलल है। और यही जोश के कारण भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश के किसी जनपद ने निभाई है तो बलिया जनपद ने निभाई है। मेरे बहनों भाइयों, हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कलराज जी मिश्र और इतने बड़े जनसमूह को भी मैं लंबे समय के बाद देख रहा हूं। जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं सक्रिय था तो मैं जानता हूं कि शायद ही 2-3 महीने के बाद का कोई समय बचता रहा होगा जबकि मैं स्वयं बलिया न आता रहा हूं। लोगों के साथ जिंदा संपर्क था। केंद्र की राजनीति में जाने के बाद चाहते हुए भी उत्तर प्रदेश के लिए अथवा बलिया के लिए मुझे जितना समय देना चाहिए उतना मैं नहीं दे पाता हूं। लेकिन लंबे समय के बाद आया, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मेरे बहनों भाइयों आपने स्वागत किया है। फूलों की हार पहनाकर आपने स्वागत किया है, तालियों की गड़गड़ाहट से आपने स्वागत किया है। लेकिन मैं मानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आपका ही नहीं बलिया के सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। चुनाव नजदीक है, राजनीति की सरगर्मी बढ़ी है, लेकिन बलिया के जागरूक बहने भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, राजनीति क्यों की जानी चाहिए? क्या राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए की जानी चाहिए? हमारी पार्टी की सोच इससे इतर है। हमारी पार्टी यह मानती है कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। लेकिन जब से आजादी हासिल हुई है और आजादी के कुछ वर्षों बाद से भारत में जो राजनीति का सिलसिला मेरे बहनों भाइयों प्रारंभ हुआ है, मैं कह सकता हूं भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति जनता के विश्वास में कमी आई है। क्योंकि नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही यह विश्वास का संकट भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति पैदा हुआ है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2014 का वह लोकसभा चुनाव, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और उसी समय हमारे आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उस समय भी मैंने अध्यक्ष के नाते अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा था, उनको प्रधानमंत्री के रूप में पेश करते हुए कहा था, मैंने कहा था कि आज जिस शख्सियत को हम प्रधानमंत्री के रूप में इस हिंदुस्तान में पेश करने जा रहे हैं तो केवल सरकार बनाने का हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य भारत देश को बनाने का है। इसलिए हम अपने से नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 2.5 वर्षों का समय गुजरा है। हमारे पूर्व नेताओं ने बहुत सारी बातें बतलाई हैं। 2.5 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की सरकार ने आपके लिए क्या किया है, उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन बहनों भाइयों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप सबकी यह इच्छा आज से नहीं वर्षों से रही है कि भारत की राजनीति में शुचिता आनी चाहिए, भारत की राजनीति में पवित्रता आनी चाहिए, राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। यह आपकी इच्छा रही है कि नहीं रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बहनों भाइयों, भारत के इतिहास में कल का दिन ऐतिहासिक है। कल हम लोगों की कैबिनेट की बैठक में हमारे प्रधानमंत्री जी ने डंके
माथे की चोट पर घोषणा कर दी और यह कहते हुए कहा कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं ताकि कोई मां का लाल भ्रष्टाचार करने का साहस न जुटा पाए और भ्रष्टाचार करने के लिए उसे कोई रास्ता ही न दिखाई दे। किया है 500 और 1000 रुपए के नोटों की बेदखल कर दिया उन्हें। मैं जानता हूं कि क्षण भर के लिए लोगों को परेशानी इसके कारण हो रही होगी, लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं अर्थशास्त्र और देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जितना जानता हूं उस आधार पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, थोड़े समय के लिए कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है बहनों भाइयों, लेकिन जो यह कदम हमारे प्रधानमंत्री ने उठाया है, थोड़े समय के लिए परेशानी आप झेल लेना, लेकिन मित्रों यकीन आपको दिलाना चाहता हूं, भारत को अब विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये इतना महत्वपूर्ण कदम हमारे प्रधानमंत्री ने लिया। शासन और प्रशासन में शुचिता, शासन और प्रशासन में पवित्रता, पारदर्शिता होनी चाहिए। आप चाहते थे, आप किसी भी कार्यालय में काम कराने के लिए जाते थे, आपको बिना चांदी का सिक्का भेंट किए आपकी फाइल ही आगे नहीं बढ़ती थी। ऐसे हालात हो गए। क्या ऐसे देश का नागरिक होने पर हमें गौरव की अनुभूति हो? बहनों भाइयों, इस गौरवशाली भारत की महिमा को समझते हुए ही हमारे प्रधानमंत्री ने कई ऐसे विशेष प्रकार के कदम उठाए हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्यों ही हमारी सरकार ने शपथ ग्रहण किया था, प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के बाद प्रेस के संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि हमने जो आज अपनी सरकार बनाई है, अपनी सरकार को मैं हिंदुस्तान के गरीबों को समर्पित करता हूं बहनों भाइयों। और मैं समझता हूं कल का जो फैसला हुआ है, सर्वाधिक खुशी यदि किसी को हुई होगी तो हमारे हिंदुस्तान के गरीब और किसान बहनों भाइयों को इसकी खुशी हुई होगी मेरे भाई। इतना ही नहीं, ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बहनों भाइयों कितना परेशान करता है। पड़ोसी है, बराबर हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, भाई पड़ोसी है, संभाल कर रखो। और यह भी कहते थे, दोस्त जिंदगी में बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नहीं बल्कि पहले भी शपथ लेने के समय हम लोग बैठे थे, यह तय हुआ कि हमारे देश के जितने पड़ोसी देश हैं, सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाना चाहिए। और शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया। बहनों भाइयों, हम लोगों ने यदि अपने पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था तो केवल हाथ मिलाने के लिए नहीं बुलाया था बहनों भाइयों, दिल से दिल मिलाने के लिए उन्हें हमने बुलाया। लेकिन हमारी इस पहल का जो एहसास होना चाहिए था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, शायद उन्हें उस बात का एहसास नहीं हुआ। इतना ही नहीं, विदेश के दौरे पर हमारे प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें टेलीफोन करके कहा कि हमारे घर में एक उत्सव है, हमारे घर शादी है, यदि आप आ जाते तो बहुत अच्छा होता। हमारे प्रधानमंत्री ने तुरंत फैसला किया बिना भारत आए कि मैं वहां जाऊंगा और हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी के साथ में रिश्ते हमारे अच्छे होने चाहिए, इसलिए उनके समारोह में मैं शिरकत करूं। फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा। और यह जो फेक करेंसी, जाली नोट, मैं कह चुका हूं, बैठ जाओ, पहले कह चुका हूं, बढ़ाओ उनको। बहनों भाइयों, यह जो जाली नोट है, यह फेक करेंसी है। यह फेक करेंसी
पाकिस्तान में छपती है और पाकिस्तान से भारत में आती है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाए। यह पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और भारत के अंदर आतंकवादियों को जो प्रश्रय मिल रही है उसके पीछे यदि कोई है, पर यह जो जाली नोट जो आती है, बहुत बड़ी ताकत उससे आतंकवादियों को मिलती है, पाकिस्तान को मिलती है। सचमुच इस ताकत को 1000 और 500 रुपए की करेंसी को समाप्त करके हमारे प्रधानमंत्री ने समाप्त कर दिया है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यह बधाई के पात्र हैं। और मैं यह भी कहना चाहूंगा बहनों भाइयों, अब मैं तो सचमुच भूल गया, आप लोगों ने बलिया में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की झोली भर। मैं उसमें पार्टी का अध्यक्ष था। उसके बाद मैं आभार व्यक्त करने के लिए आप सबके बीच नहीं आ पाया। पहली बार आया हूं तो आपने झोली भर दी और यहां से हमारे भरत सिंह जैसे जुझारू सांसद को चुनकर आपने भारत की संसद में भेजा है मेरे बहनों भाई। और बगल से ही हमारे रविंद्र कुशवाहा जी भी हैं, लगा हुआ क्षेत्र है, और लगा हुआ इसी बलिया से लगा हुआ हमारे मनोज सिन्हा जी, जिनकी आवाज आज केवल जनता के बीच नहीं बल्कि भारत की संसद में गूंजती है। ऐसे लोगों को चुनकर भेजा और मैं आभार व्यक्त नहीं कर पाया था, इसीलिए मैंने आज आभार व्यक्त किया। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने यदि हमारी झोली भर दी तो मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों कि आज आप डंके की चोट पर अपना सीना चौड़ा करके भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी सड़क पर निकल सकते हैं। यह बात मैं कह सकता हूं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक यदि ऊंचा करने का काम किसी भारत माता के सपूत ने किया है तो उस भारत माता के सपूत का नाम है श्री नरेंद्र भाई मोदी। और अभी अभी जानकारी प्राप्त हुई है जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। वहां राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। एक मिसेस क्लिंटन थी और एक मिस्टर ट्रंप कार्ड, ताश वाला ट्रंप कार्ड नहीं, मिस्टर ट्रंप। मिस्टर ट्रंप ने चुनाव कैसे लड़ा है? ट्रंप ने अपने अमेरिका में कहा कि यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता हूं तो अमेरिका में जो श्री नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं उन्हीं नीतियों के आधार पर ही मैं आगे काम करूंगा। बहनों भाइयों, उस ट्रंप को विजय हासिल हुई है, उस ट्रंप को विजय हासिल हुई है। बहनों भाई, मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि आप सीना चौड़ा करके भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सड़कों पर निकल सकते हैं। यह गौरव आपको हासिल हुआ है। आप दुनिया के दूसरे देशों में चले जाइए, मैं जानता हूं बलिया के भी बहुत सारे लोग दुनिया के देशों में हैं। चाहे मैं अमेरिका जाता हूं, कहीं भी जाता हूं दुनिया के देश में, बिहार और बलिया जरूर मिल जाए, सभी जगह मिल जाए। और मैं देखता हूं सभी अब कहते हैं कि अब हम यदि अमेरिका में हैं तब हमको या सीना फुला के चलने में कुछ ज्यादा आनंद आता है, और बलिया के लोग ज्यादा बोलते हैं। यह हालत है। योजना हमारी प्रधानमंत्री ने क्या क्या लागू की है उसकी बहुत विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा। आदरणीय कल्लाद जी मित्र ने, हमारे मनोज सिन्हा जी ने और हमारे योगी आदित्यनाथ जी, इन सब लोगों ने बहुत विस्तार से उसकी जानकारी आपको दी है। लेकिन एक सच्चाई जो मैं आपकी अदालत के सामने में रखना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर भारत माना जाता था दुनिया में। लोग कहते थे कि दुनिया के गरीब देशों में 125 करोड़ की जनसंख्या का यह भारत भी है, यानी विकासशील देशों में यह भारत। लेकिन और मैं प्रेस के मित्रों को भी कहना चाहता हूं कि मेरी बात यदि गलत हो तो आप अखबार के पन्नों पर लिख देना, क्योंकि जीवन में यदि हमने राजनीति की है
तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है बहनों भाइयों। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख देना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, राजनाथ सिंह गुमराह करके। 2.5 वर्ष पहले हिंदुस्तान के वो हालात नहीं थे, लेकिन आज दुनिया की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है मेरे बहनों भाइयों, तो आप और हमारे देश और आपके और हमारे देश, भारत की अर्थव्यवस्था सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली व्यवस्था है। दुनिया के एक से एक लोग, अमेरिका, चाइना, रशिया के लोग आकर भारत में पूंजी लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। बहनों भाइयों, भी पैसा लगना शुरू किया है। मेरे नौजवानों, जब पूंजी लगेगी, उद्योग खड़े होंगे, तभी हमारे नौजवानों को रोजगार भी हासिल होगा। यह भी हमारा कदम उसी दिशा में है। लेकिन जो कि पढ़े लिखे हैं, केवल हम उन्हीं के रोजगार की चिंता नहीं करते। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, भगवान ने उनको भी काम करने की योग्यता दी है, क्षमता दी है, उनके अंदर भी कौशल दिया है। उस कौशल को भी विकसित करके हम कोई न कोई ऐसे नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कौशल विकास का कार्यक्रम भी इसे हिंदुस्तान में चलाया। लोग कहेंगे पैसा कहां से मिलेगा? आप उनको ट्रेनिंग दे देंगे, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की, उनका कौशल विकास हो जाएगा, उनके अंदर हुनर पैदा हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। पैसा कहां से मिलेगा रोजगार करने के लिए? तो बहनों भाइयों, मुकम्मल व्यवस्था कर दी है। प्रभावी तरीके से वह इसलिए लागू नहीं हो पाया था क्योंकि आप जानते हैं क्या हालत थी अब तक इस देश की अर्थव्यवस्था कि हमारा वह नौजवान हुनर पैदा होने के बाद बैंकों में जाएगा, बैंक का दरवाजा खटखटाएगा और यह कहेगा कि हम छोटा मोटा यह रोजगार करना चाहते हैं, हमें कर्ज चाहिए, हमें पैसा चाहिए। बैंक को वह पैसा मुहैया कराना पड़ेगा। बहनों भाइयों, यह मुद्रा बैंक की योजना हमारी सरकार ने प्रारंभ की है। यह मैं नौजवानों को जानकारी देना चाहता हूं। अब थोड़ा सा हम किसान लोगों का बात करते हैं। खेती बाड़ी का बात हो जाए कि नहीं? अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कल राज्य कैले हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश के सरकार के जितना प्रभावी तरीके से उसे लागू करे के चाहिए था, चाहत रहा है, यह उत्तर प्रदेश सरकार उतना प्रभावी तरीके से उसे लागू नहीं कर सकती। लेकिन मेरे बलिया के बहनों भाइयों, आपको विश्वास मैं दिलाता हूं, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, किसान का ही बेटा हूं, खेती बाड़ी के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। जिस दिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारतीय जनता पार्टी कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद प्रभावी तरीके से लागू कर दी जाएगी, तो 2022-23 आते आते उत्तर प्रदेश की किसानों की आमदनी 2 गुनी होने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। मैं यहां आपको विश्वास दिलाता हूं। सपा सरकार ने क्या किया है? ओला पाला पड़ा था कि नहीं? कहा हो, ओला पाला पड़ा रहा कि नहीं? बाढ़ो आई रहे, पैसा खूब छटाछट मिल गए हुई तो कुछ नहीं, ठन गोपाल, ये हालत। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, बहनों भाइयों, जो हाई लेवल कमेटी है उसका चेयरमैन मैं ही हूं। प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया कि वहां पर जब 1/3 जब आधा से अधिक फसल बर्बाद हो जाती है, तब किसानों को मुआवजा मिलता है। मैंने कहा यह तो घोर अत्याचार है। तुरंत हमारे प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया और कहा, राजनाथ जी, यह आदेश निर्गत कर दिया जाना चाहिए कि 50% नहीं बल्कि 1/3 से कम भी फसल यदि बर्बाद होती है तो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, और यह आदेश उसी समय निर्गत कर दिया गया। पहले 1 हेक्टेयर तक क्षति होने पर ही मुआवजा मिलता था मेरे बहनों भाइयों, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 हेक्टेयर नहीं से बढ़ाकर 2 हेक्टेयर कर दिया जाना चाहिए, और यह भी आदेश हम लोगों ने भेजा था। लेकिन आप बतला रहे हैं मिला ही नहीं।
लेकिन यह बताइए, सड़क वड़क तो सब ठीक ठाक है गांव की? पीछे के लोग सड़क ठीक ठाक, इधर के लोग ठीक ठाक, इधर के लोग सब गए, लूट गए। बड़ी हालत है। यह मैं आपसे जानकर मैं पूछना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि हिंदुस्तान की सड़कों को पक्की सड़कों से जोड़ने का सिलसिला किसने प्रारंभ किया था? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने। और हम आज ये कहना चाहते हैं, हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जो योजना तैयार की है बहनों भाइयों, 2019-20 आते आते हिंदुस्तान का एक गांव भी शेष नहीं बचेगा जो चमचमाती हुई सड़कों के द्वारा जोड़ न दिया जाए, ऐसा एक भी गांव नहीं बचेगा। पैसा यहां भी आया है। पहले केवल 32% जो केंद्र का राजस्व होता था उसका केवल 32% केंद्र राज्यों को देती था। लेकिन बहनों भाइयों, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि केंद्र की कमाई का 32% जो पहले राज्यों को मिलता था उसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 10% बढ़ाकर 42% तक करने का काम किया। फिर भी आप कह रहे हैं सड़कें नहीं बने। खाद तो खूब मजे में अब तो मिल रही है ना जगह भाई, अब खाद तो मिलत हो ही। समाजवादी पार्टी की सरकार में लाठी उठी खैला है कि नहीं? दोनों अरे पहले 2 साल पहले लाठी उठी खैला कि नहीं मैं? लेकिन अब तक खाद का कीमतों कम हो गई है और खाद जम के मिलत भी हो। और सही बात हो कि नहीं हो? अरे यार, यूरिया डीएपी का खाद कीमत नहीं कम भइल है ना? अच्छा, कीमत कम भइल हो तो कहीं हाथ उठाओ तो। अब वही तो हम कह रहे हैं, देख लो भैया, प्रेस कह रहे हैं कम हुई। यह केंद्र सरकार ने किया है और इतना उत्पादन किया है मेरे बहनों भाइयों कि आज मैं कहकर जा रहा हूं, अगले साल खाद की कीमत और कम होगी मेरे किसान भाइयों। इतना अधिक उत्पादन हम करने जा रहे हैं और भी कीमत कम होने वाली है। अच्छा ये बताओ कि रोजगार तो खूब मिला था ना? जय श्री राम। नहीं मिल रहा। अच्छा पुलिस की भर्ती में तो खूब ईमानदारी से भर्ती हो गई है, हो रही है। अरे चुप, कह दिए ना, मैंने बोला है बैठो। अब मैं यहां के नौजवानों को मैं बताना चाहता हूं, जैसा मनोज जी बता रहे थे ना, कहा इटावा मैनपुरी, कन्नौज, इटावा मैनपुरी और कन्नौज के लोगों की ही पुलिस में भर्ती हुई है। नहीं, किसी जिले की भर्ती हो उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि जो धांधली होती है मेरे बहनों भाइयों, वो इंटरव्यू में धांधली होती है। यह सच है। आते ही हमारी सरकार यह फैसला करेगी मेरे बहनों भाइयों कि चाहे कांस्टेबल का सिलेक्शन हो अथवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सिलेक्शन क्यों न हो, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल टेस्ट के आधार पर ही उनका चयन किया जाएगा। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, यह बताओ आज आप तोहलों के अपन सनद सर्टिफिकेट की जब टेस्ट करावे तो होला केकरी क्या जाला? भरत सिंह जी केकरी क्या? रविंद्र कुशवाहा क्या? अपने से करे लगना है जगह। यह सरकार का अंतर होला। पहले वहू समय तू भारत का नागरिक रहला है, आजो भारत का नागरिक होगा। लेकिन पहले ही कहा जाता है तोहरे ऊपर यकीन नहीं हो, तू जा एमपी साहब, एमएलए साहब, अधिकारी साहब के यहां से अटेस्ट कराए के आवा। लेकिन हमारी सरकार ने कहा हमारे देश का नौजवान, स्वाभिमानी नौजवान हमारे देश का नागरिक है, हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं। यदि कोई सर्टिफिकेट यदि अटेस्ट यदि करनी है तो स्वयं अटेस्टेड लिखकर वह हस्ताक्षर बना देगा, वह सत्यापित माना जाएगा। कानून व्यवस्था तो सब ठीक ठाक है, अमन चैन है। अरे चेहरे से तो यही लग रहा है जोश देखकर सब ठीक ठाक है। बहुत हालत खराब, बहुत हालत खराब।
बहुत हालत खराब है। लेकिन भाजपा के शासनकाल को याद करो मेरे बहनों भाइयों। भाजपा के शासनकाल को कोई भी गुंडा बदमाश उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद अपने सीने का बटन खोलकर प्रदेश की सड़कों पर घूमने नहीं पाएगा, यह आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। अभी तो यहां चर्चा हो रही थी कि इस सरकार में कुछ परिवार में झगड़ा है। वैसे बहनों भाइयों, किसी परिवार के झगड़े में मुझे झांकने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और मैं झांकना भी नहीं चाहता। लेकिन जब प्रदेश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, प्रदेश की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो मेरे बहनों भाइयों उससे मैं पीड़ा होती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, या तो यह सरकार अपने परिवार के झगड़े को समाप्त करे अथवा आज ही कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके चुनाव आयोग को भेज दे कि अभी और अभी चुनाव होने चाहिए ताकि हम इस उत्तर प्रदेश के भविष्य को बचा सकें। अभी यह होना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश में न तकरार चाहते हैं, न भ्रष्टाचार चाहते हैं, हम भाजपा की सरकार चाहते हैं। यही हमारा। और मेरे बहनों भाइयों, याद रखना, मान सम्मान स्वाभिमान मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता। यही के मंगल पांडे की याद दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले चंद्रशेखर आजाद की याद दिलाना चाहता हूं। बलिदानी भगत सिंह की याद दिलाना चाहता हूं। अशफाकुल्लाह खां की याद दिलाना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, कैसी स्वाभिमान की भावना थी चंद्रशेखर आजाद की। भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियां कटनी चाहिए। और इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन ने अपने रिवॉल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब देखा कि कहीं विदेशियों के रिवॉल्वर की विदेशी गोली हमारे सीने में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक कर दे, स्वाभिमानी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाम लेने का काम किया था, तब जाकर भारत आजाद। यह स्वाभिमान की भावना जो होती है बहनों भाइयों, इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना कहते हैं। मंगल पांडे दिला दी आजादी बलिया को 42 में, फहरा दिया आजादी का झंडा। कौन सी वह भावना थी? राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। यही स्वाभिमान की भावना होती है मेरे बहनों भाई। और स्वाभिमान की भावना पर किसी भी सूरत में हमारी सरकार आंच नहीं आने देगी। उड़ी की घटना, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर हमारे सेना के जवानों पर हमला कर दिया। हमने सारी दुनिया को संदेश दे दिया है मेरे बहनों भाइयों, हम इधर भी मार सकते हैं और जरूरत हुई तो उधर भी मार सकते हैं। यह करके हमने दिखाया। हमारे सेना के और अर्धसैनिक बल के जवानों ने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया है मेरे बहनों। भारत की परंपरा है बराबर शौर्य और पराक्रम को सराहा गया है। मैं समझता हूं कि जो जन समुदाय एकत्रित है यहां पर, एक बार हमारे सेना के अर्धसैनिक बलों के सुरक्षा के जवानों के लिए दोनों हाथ उठाकर तालियों से एक बार उनका अभिनंदन कर दो मेरे मित्रों। मैं यह चाहता हूं और मैं मीडिया के लोग कहूंगा कि यह अभिनंदन हो रहा है सेना के जवानों का, सुरक्षा के जवानों का। एक बार तो अपना कैमरा घुमा दो, आप एक बार घुमा दो। यह लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सेना और सुरक्षा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। कहते हैं कि OR 1 रैंक 1 पेंशन इस सरकार ने नहीं दिया। बहनों भाइयों, जो काम कोई सरकार नहीं कर पाई वो हमारी सरकार ने हिंदुस्तान के सेना के जवानों के लिए किया। हमारा कहना है कि सेना और सुरक्षा के जवानों
राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने के लिए, और भारत, जैसा मैंने कहा कि हम विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं, तो सचमुच केवल विश्व की आर्थिक महाशक्ति नहीं बनाना चाहते। हमसे यदि कोई पूछे तो मैं कहूंगा हम भारत को तो फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन करना चाहते हैं, विश्व गुरु के पद। आप हमसे यह पूछोगे कि आप महाशक्ति क्यों नहीं बनाना चाहते, आप विश्व गुरु की तरफ क्यों चले गए, क्या आप इतने ढीले ढाले हो गए? नहीं बहनों भाइयों, जो बहुत अधिक बलवान होता है, ताकतवर होता है, उसके बगल में खड़े होने में लोगों को भय लगता है, लेकिन जो गुरु होता है उसके बगल में खड़े होने से आत्मा ठंडी होती है, मन को सुकून मिलता है। हम भारत की दहशत दुनिया में नहीं पैदा करना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि सारी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है मेरे बहनों भाइयों। आइए एक बार हम सभी संकल्प लें, चाहे सपा हो अथवा बसपा, अब सपा बसपा या वोट मांगेंगे। क्या कारण है कि कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, राम प्रकाश जी थे, मैं था मुख्यमंत्री, हम लोगों के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, लेकिन जब जब सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार बनती है, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगते? इस सवाल का जवाब चाहिए। इस सवाल का मेरे बहनों भाइयों उनके पास कोई जवाब नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक बार उत्तर प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा दो। और मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। एक बार यहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा दो, यकीन दिलाता हूं बड़े राज्य में भी यह हासिल होगी तो हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा इस सारी दुनिया में सबसे ऊंचा करके हम लोग आपको दिखा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब नारा लगाएंगे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो। माननीय राजराज सिंह जी, माननीय कलराज मिश्र जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी रथ को झंडी दिखा के विदा करेंगे। परिवर्तन यात्री सभी बस के पास जाए और वहां खड़े हो। भारत माता की, भारत माता की।